अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोगों से? सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, हरारत की मुंतकिली के इस्तेमाल। अब हरारत को मुंतकिल कैसे किया जाता है, पहले इसके ना हमने 3 तरीके पढ़े थे। कौन कौन से? हमने कंडक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ठोस जिस्म है, जब आप इसको नीचे गर्म करते हैं, किसी आग जला के गर्म करते हैं, तो इसका जो हिस्सा गर्म हो जाता है ना, वहां पे क्या होता है, एटम्स जो ठोस जिस्म में क्या होता है, काफी ज्यादा आपस में नजीक नजीक पड़ जाते हैं। जैसे आपके पास गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगी, मतलब वो अपनी जगह पे देंगे, लेकिन अपनी जगह के पे रहते हुए उनकी जो स्पीड आगे पीछे हरकत करने की वो बढ़ जाती है। इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे वो ज्यादा रफ्तार के साथ आगे पीछे हरकत करेंगे तो वो अगले के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे। वो ज्यादा स्पीड के साथ हरकत करेगा तो वो अगले के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। वो अगले की ज्यादा एनर्जी के साथ हरकत करेगा, वो अगले के साथ टकराएगा। तो इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल होती रहती है। इसमें एटम्स अपनी जगह से हरकत नहीं करते, अपनी जगह पे ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे रह के उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो बढ़ जाती है। अगले के साथ टकराने की वजह से उसके साथ अगला टकराता है, तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है। ये कंडक्शन था, ठीक है। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा? कन्वेक्शन में मैंने आपको ये वाली डायग्राम दिखाई थी कि एक बीकर है जिसमें आपने गर्म पानी डाला हुआ है, जैसे अब सॉरी पानी डाला हुआ है, जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो जो नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके हरकत करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हरकत करते हैं, जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, ऊपर जाते जाते जैसे उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वो वापस आ जाते हैं। या फिर हमने इस तरह से पढ़ा था कि यहाँ पे जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, पानी के मॉलिक्यूल्स को, तो वो हल्के हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। ऊपर जो ठंडा पानी होता है उसकी जगह नीचे आ जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके खुद हरकत करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में। रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि ये फॉर एग्जाम्पल सूरज है, ये जमीन है। अब इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, कोई एटम मॉलिक्यूल कोई पार्टिकल नहीं होते, ठीक है, कोई ज़रात नहीं होते। तो यहाँ से जो हीट एनर्जी खारिज होती है ना बच्चे, सूरज से हमारी जमीन तक आती है, वो रेडिएशन के जरिए। अब रेडिएशन होती है कौन सी बच्चे की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये देखिए, ये आपको ब्लू वाली लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही होगी, और ये जो हमारे पास ग्रीन वाली है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, बढ़ती 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 मैक्सिमम हुई फील्ड हमारे पास कम होती होती है जीरो पे आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से वो एक दूसरे को खुद ब खुद कहले पैदा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी हरकत करती रहती है। यहाँ पे किसी किस्म के एटम से मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ पे कोई मीडियम ना हो वहां पे जो है एनर्जी किसके जरिए हरकत करती है या मुंतकिल होती है, वो रेडिएशन के जरिए मुंतकिल होती है। हमने 3 तरीके पढ़े। आप कहते हैं हमें ये तो पता चल गया कि जो हरारत है वो मुंतकिल हो जाती है, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे कैसे मुंतकिल होती है, कौन कौन से तरीके हैं। कहते हैं अब हमने पढ़ना है कि जब हरारत मुंतकिल होती है इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे इसका फायदा होता है। कहते हैं सबसे पहले है बावर्ची खाने के बर्तनों को गर्म करना। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बर्नर है, मतलब चूल्हा है, उसके ऊपर आपने ना ये एक पैन रखा हुआ है, मतलब ये एक डेगची वगैरह रखी हुई है जिसके अंदर आप कोई चीज बॉयल करना चाह रहे हो। इसके पास क्या होता है कि जैसे आप चूल्हे को ऑन करते हैं, बर्नर को जलाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि नीचे वाला जो पैन का नीचे वाला हिस्सा ना, ये जो मेटल है ये गर्म हो जाती है। अब ये गर्म होती है तो ये मेटल, ये सॉलिड है, ये ठोस है, तो ये किस चीज से बना होगा? ये एटम से मिलकर बना होगा। अब जैसे ये वाला गर्म होता है ना इसका हिस्सा, इसके जो नीचे वाले एटम्स है ना, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है अपनी जगह पे रहते हुए वो बढ़ जाती है। वो ज्यादा स्पीड के साथ हरकत करते हैं, वो अगले के साथ टकराते हैं, उसकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ती है, वो अगले के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है ना, वो मेटल जो पैन नीचे से गर्म होता है वो ऐसा ऐसा ऊपर भी गर्म होना शुरू होता है। ये पूरा पैन गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर वाली चीज है, पानी जो है वो भी गर्म होकर, या कोई भी चीज जो आपने रखी हुई है वो भी बॉयल होना शुरू होती है। तो कहते हैं इसमें हरारत का एक मटेरियल के जरिए बराह रास्त मुंतकिल होना, कंडक्शन बेसिकली होता है कि जिसमें ये पैन जो है वो गर्म हो रहा होता है, इसके एटम्स जो नीचे वाले गर्म होंगे, उनकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, वो अगले के साथ टकराएंगे, वो उसके साथ अगले के साथ टकराते हैं, तो इस तरह से एनर्जी जो है ऊपर से ऊपर ट्रैवल होती जाती है, पूरे का पूरा पैन या देगची जो है वो गर्म हो जाती है। तो कहते हैं हमारे पास ये इसी चीज को बता रहा है कि इंतकाल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की, जिसमें एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो रही है बर्नर से हमारे पास किस में मुंतकिल हुई है, इसमें पैन में, या फिर जो भी आपने देखी पतीली रखी हुई है, या तो इसमें खाना हम पकाना चाह रहे हैं, इसमें हम बेसिकली इसमें मुंतकिल हो रही है, मतलब आप आग जला रहे हैं वो एनर्जी मुंतकिल हो रही है, तभी तो खाना पक रहा है ना। तो खाना पकाने के लिए हम इसको देखते हैं। कहते हैं जब भी आप कोई देगची या पतीली चूल्हे पर रखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हरारत होती है ना, इसकी वजह से ये पैन गर्म होता है। और ये पैन गर्म किस तरह से होता है? नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा, उसके बाद ये कंडक्शन के जरिए, मतलब एटम्स की पहले वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, वो अगले के साथ टकराएगा, उसकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, वो अगले के साथ टकराएगा, तो इस तरह से नीचे से ऐसा ऐसा ये पैन पूरे का पूरा गर्म हो जाएगा। तो कंडक्शन के जरिए जो है वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास कह लें कि जैसे ही पूरे का पूरा बर्तन जो है वो गर्म होगा, तो इसके अंदर जो खाना है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है, या फिर वो पकना शुरू हो जाता है, तो अंदर रखा हुआ खाना पकना शुरू। अगला हमारे पास एप्लीकेशन है कि कहाँ पे मुंतकिल होती है, या फिर हरारत की मुंतकिली को कहाँ पे देखा जाता है। कहते हैं उसको हम देखते हैं थर्मल इंसुलेशन के जरिए माया का टेम्परेचर बरकरार रहता है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इंसुलेशन का मतलब होता है जो गुजरने ना दे,
ठीक है, अपने अंदर से गुजरने ना दे। थर्मल का मतलब है जो हरारत को अपने अंदर से ना गुजरने दे, जो हीट एनर्जी को अपने अंदर से गुजरने ना दे। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास बोतल है, थर्मास है, ये थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, मतलब बोतल है, इसके अंदर पानी है, ये चाय है, कुछ भी है, थर्मास इसको हम लोग यूजुअली अभी तक बोलते हैं। इसके अंदर ये चाय है, ये पानी है, जिसको हम गर्म रखना चाह रहे हैं, तो कहते हैं अगर इसका टेम्परेचर मैंने बरकरार रखना है, मतलब अगर गर्म है तो वो गर्म ही रहे, ठंडा है तो वो ठंडा ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको गर्म के केस में लेके जा रहा हूँ, तो कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मल इंसुलेशन किस तरह से। यहाँ पे ना, यहाँ फिगर को इस तरह से क्लियर हमें नजर नहीं आ रही, अगर मैं आपको ये शो करवाऊँ तो हमारे पास अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, हमारे पास ना ये थर्मास होते हैं, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये हमारे पास ना इनर जो अंदर वाली ना हमारे पास एक ग्लास की शीशे की ना कह लें कि तय होती है, या फिर हम इसको मतलब शीशे की दीवार होती है, ठीक है, ये एक शीशे की दीवार होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक दूसरी शीशे की दीवार होती है, ठीक है, ये अंदर वाली होती है शीशे की दीवार, और ये बाहर वाली शीशे की दीवार होती है। अब अंदर वाली और बाहर वाली शीशे के दरमियान कोई चीज नहीं होती, खाली जगह होती है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है खला, मतलब बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो बाहर वाली शीशे की ग्लास होती है ना, इसके ऊपर ना हमने एक कोटिंग मतलब तय चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर पॉलिश की जाती है, किसकी, सिल्वर की। सिल्वर की क्यों की जाती है मैं आपको बताती हूँ, कि वो अभी बाद में इसको डिस्कस करते हैं, कि इसके अंदर वाली जो हमारे पास ये जो दूसरी ग्लास दीवार होती है ना, इसको अंदर वाली साइड पे हम क्या करते हैं, किसकी तय लगा देते हैं, इसके ऊपर सिल्वर की तय लगाई जाती है। और बाद में हमारे पास क्या होता है, एक आउटर केसिंग होती है, बाहर से एक मजीद उसकी कह लें कि बाहर भी एक हमारे पास कह लें एक तय होती है, जो मटीरियल लगाया जाता है। अब इसमें होता है क्या बच्चे, अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई पानी है, चाहे जो गर्म है, ठीक है, अब ये गर्म है तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे इसमें से हरारत जो है ना, ये हमारे पास जो इसकी अंदर वाली दीवार है, ये थोड़ी सी गर्म है, ठीक है। अब इस दीवार के अंदर से हीट एनर्जी जो है वो हरारत कैसे बाहर निकल सकती है, तीन रास्ते हैं, या कंडक्शन है, या कन्वेक्शन है, या रेडिएशन। अब जी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है उसने हरकत करनी है, मुंतकिल होने। अब यहाँ से इसके दरमियान तो क्या क्या खिला है, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल कुछ भी मौजूद नहीं है, तो कंडक्शन के जरिए तो जा नहीं सकती, क्योंकि कंडक्शन में एटम्स की वाइब्रेशनरी मोशन होती है। कन्वेक्शन में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना एनर्जी ना तो कंडक्शन के जरिए जा सकती है, ना कन्वेक्शन के जरिए जा सकती है। हाँ, रेडिएशन के जरिए जरूर जा सकती है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो सिर्फ और ज्यादा तो कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से तो जाती नहीं, थोड़ी सी रेडिएशन की वजह से जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने इसके अंदर वाली साइड पे क्या किया होता है, हमने यहाँ पे ना सिल्वर की कोटिंग की जाती है। सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है कि इसके ऊपर, ये मैंने आपको फिगर दिखाई थी, सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जितनी रेडिएशन अगर आके गिरती है ना, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करवा देता है, मतलब उनको वापस भेज देता है, वो अपने अंदर जज़ब नहीं करता। तो इसके अंदर वाली साइड पे ना हमने क्या किया होता है कि सिल्वर की एक तय चढ़ी जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई रेडिएशन इसके साथ जाती भी है तो वो टकरा के वापस आ जाती है। तो जितनी रेडिएशन यहाँ से जा रही होती है वो सारी वापस आ जाती है, तो इसकी वजह से गर्म ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा बाहर हमने एक और मटेरियल लगाया जाता है, ताकि वो अंदर बाहर से किसी किस्म की हीट एनर्जी अंदर ना जाने दे, या कुछ अगर हीट एनर्जी यहाँ तक आ गई तो वो बाहर ना जा सके। तो वो इसी सारी चीज को इस पूरे पैराग्राफ में जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। कहते हैं थर्मल इंसुलेशन में क्या होती है, जो किसी भी आप बोतल के अंदर चीजें ले रहे हैं, चाहे वो गर्म है तो वो गर्म रहती है, ठंडी है तो वो ठंडी रहती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लास्क थर्मास वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसको थर्मास फ्लास्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी दो ही दीवारें होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि इसकी दो दीवारें होती है, ठीक है, ये अंदर वाली दीवार होती है और ये बाहर वाली दीवार होती है, ठीक है। कहते हैं इसकी दोहरी दीवारें होती है, इनके दरमियान खला होती है, मतलब इन दो दीवारों के दरमियान, ये पहले अंदर वाली दीवार और ये बाहर वाली दीवार, इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है, वैक्यूम होता है, ठीक है, खला होती है। तो इनके दरमियान किसी किस्म की खला होती है। कहते हैं खला की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट एनर्जी तो नहीं जा सकती, उसको रोक लेते हैं। कहते हैं यहाँ से हमारे पास क्या, कोई यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, कोई एयर, कोई एटम, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से जो एनर्जी है यहाँ तक हमारे पास कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए तो नहीं जा सकती, ठीक है। तो कहते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से हरारत जो है वो रोक ली जाती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की हवा या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हरारत को मुंतकिल कर सके, ठीक है। अब कहते हैं हमारे पास रेडिएशन के जरिए तो जा सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन में हमने पढ़ा था किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाली होती है ना, इसको मतलब जो दूसरी हमारे पास दीवार होती है, उसको अंदर वाली साइड पे ना हमने कोटिंग की होती है रिफ्लेक्टिव मटेरियल की, जिसको हमने नाम दिया था सिल्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्लास्क की अंदरूनी दीवार है हमारे पास, उसके ऊपर सॉरी बाहर वाली जो दीवार होती है ना, उसकी अंदरूनी साइड पे हम क्या करते हैं, एक चमकीली परत लगाते हैं। चमकीली पर मतलब जो सिल्वर होता है ना, उसकी हम लोग एक लेयर लगा देते हैं, उसको कोट कर देते हैं, उसके साथ उसको पॉलिश कर दिया जाता है। सिल्वर क्या होता है, बड़ी अच्छी ये रिफ्लेक्ट करती है, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे अगर अंदर वाली साइड में यहाँ पे हम सिल्वर लगा देंगे ना, उसकी कोटिंग कर देंगे, उसकी परत चढ़ा देंगे, तो इससे जो रेडिएशन आएंगे वो उसके साथ टकरा के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छी रिफ्लेक्ट होती है, हम चमकीली एक परत लगा देते हैं जो सिल्वर, अगर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी तो हीट एनर्जी इसके अंदर ही रहेगी, हरारत तो ये गर्म का गर्म ही रहेगा। तो इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास क्या कहता है कि
माया के अंदर, जो उसके अंदर माया होगा वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। इसके अलावा कहते हैं फ्लास्क का जो बैरूनी हिस्सा होता है या ढक्कन वगैरह होता है, वहाँ पे भी हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक या स्टील का। मतलब जो इसके बाहर वाली एक हमारे पास कोटिंग होती है, एक मजीद हमने लगाई होती है जो प्लास्टिक या स्टील की होती है, ताकि किसी किसी भी हीट एनर्जी बाहर से अंदर ना जा सके, अंदर से बाहर ना आ सके। ठीक है, कहते हैं ये डिज़ाइन हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी के थर्मास वगैरह होते हैं, या आजकल आपने देखा होगा जो आजकल पानी की बोतलें चलती हैं, या जिसके अंदर स्टील की बोतल्स होती हैं जिसके अंदर पानी गर्म ही रहता है। ठीक है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंतकाल थर्मल एनर्जी को कम करना है, कि थर्मल एनर्जी जो है वो मुंतकिल ना हो सके एक जगह से दूसरी जगह, इमारतों में कैसे इस्तेमाल करा। कहते हैं कुछ इमारतें जो होती है ना, हम लोग चाह रहे होते हैं कि वो सर्दियों में अगर गर्म है तो वो गर्म रहे, गर्मियों में मतलब अगर ठंडी है तो वो ठंडी रहे, मतलब उसमें मदद देती है उस तरह, किस तरह से उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। मतलब हम चाह रहे होते हैं कि अगर हमारा कमरा सर्दियों में है तो सर्दियों में हम उसको गर्म रखना चाह रहे होते हैं, कि अगर हमारा कमरा गर्म है तो वो गर्म ही रहे, और अगर गर्मी है तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो कमरे का टेम्परेचर है वो ठंडा है तो वो ठंडा रहे। तो वो किस तरह से होता है, कहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो उसके लिए क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर फोम की ना एक लेयर चढ़ाई जाती है, ताकि फिर उसके ऊपर सीमेंट वगैरह की वॉल लगाई जाती है, ताकि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्रॉस ना हो सके, मतलब अंदर गर्मी है वो बाहर ना जा सके। तो कहते हैं दीवारों के अंदर हम क्या कर देते हैं, फोम को भर देते हैं, या फिर मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं जो विंडो के सामने, खिड़कियों के सामने, या फिर डबल ग्लेस हमारे पास खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियाँ डबल ग्लेस का मतलब है जिसमें डबल इस तरह से शीशा इस्तेमाल किया जाता है। पहला शीशा होता है रात को कुछ ये अंदर गुजरने देता है, आगे हमारे पास खाली जगह होती है, इसके दरमियान हवा की जगह होती है, मतलब खाली जगह होती है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी जा नहीं सकती, रेडिएशन की वजह से थोड़ी सी एनर्जी सेकंड ग्लास प्लेट तक जाती है, उससे भी कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, तो हरारत को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इस तरह से डबल जो शीशे वाली खिड़कियां हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे पास फॉल्स सीलिंग या मुअल्लिक छत होती है, आपने देखा होगा जो सही वाली छत ये होती है उसके नीचे इस तरह से सीलिंग करवा दी जाती है, ये गैप आ जाता है कि कुछ हीट एनर्जी जो हमारे पास इस छत ने अब्जॉर्ब कर ली है बाहर से, वो अगर यहाँ तक आ गई तो इसके अंदर वो काफ़ी आता है कि इसमें से ये जो नीचे वाली छत होती है उसको गुजरने नहीं देती, इसको फॉल सीलिंग, मतलब जो हम कहते हैं मसनूई हमने सीलिंग छत बनाई होती है, इसके दरमियान उसके दरमियान ना कुछ फासला होता है ताकि हमारे पास हीट एनर्जी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सके, जो इसके अंदर से कुछ अगर इसके ऊपर वाली छत में से गुजर भी गई है तो नीचे वाली में से सारी ना गुजर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम हरारत को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ये जो सारे हम काम करते हैं ना, या फोम लगा देते हैं या इस तरह से डबल शीशे वाली विंडो इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सर्द मौसम होगा ना तो ये हमारे पास अंदर वाली गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देती, और अगर गर्मियाँ होंगी ना तो बाहर से गर्म हवा को अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है रूम का वो ठीक है। और अगर हमारे पास सर्दियों में ज़्यादा हमारा जो है रूम का गर्म हवा बाहर ही नहीं जा सकेगी, हमारा रूम गर्म ही रहेगा, तो हमें हीटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर गर्मियों में बाहर से गर्म हवा अंदर नहीं आ सकती तो हमें एसी वगैरह एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी की बचत हो जाती है। इसके अलावा कहते हैं कुछ लोग ना खिड़कियों के ऊपर ना हम लोग शेड वगैरह भी लगा रहे होते हैं, शेडिंग कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा इस तरह से विंडो के ऊपर ना इस तरह से शेड बना दी जाती है कि डायरेक्ट जो है वो सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, तो वो डायरेक्टली उसके ऊपर हरा जो है वो अंदर ना जा सके। ठीक है, इसके जरिए भी टेम्परेचर को काबू में रखा जा सकता है। ये इस्तेमालात हैं कि कहाँ पे थर्मल एनर्जी मुंतकिल होती है और कहाँ पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसके मुंतकिल होने को। ये एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन बन सके कि मुंतकिली के इस्तेमालात लिखें, या फिर हमारे पास एक कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बावर्ची खाने में किस तरह से हमारे पास मुंतकिली हरारत को इस्तेमाल किया जा सकता है, हरारत के मुंतकिल होने को। इसी तरह से थर्मल इंसुलेशन को माया का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इमारतों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक एक अलहदा से भी पूछा जा सकता है, ओवरऑल पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मजीद इसमें ऐसा चेक क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन का मतलब होता है जहाँ पे पौधे वगैरह लगे हो, हाउस का मतलब है छोटा सा घर। तो ग्रीन हाउस जो हमारे पास होता है ना, पहले इसको देखते हैं ग्रीन हाउस होता क्या है। हमारे पास ना एक छोटा सा इस तरह से ना एक शीशे का या ग्लास का ना घर बनाया जाता है, उसके अंदर इस तरह से पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये इसका मैं आपको इस तरह के अक्सर आपने देखे होंगे कि प्लास्टिक या ग्लास के इस तरह से घर बनाए जाते हैं, उसके अंदर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। इसकी क्लियर पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास लाइक जो ग्रीन हाउस है ये वाला। ठीक है, ये एक बाउंड्री होती है, मतलब पूरा एक घर बनाया जाता है, ये ग्लास लगा होता है या फिर ये प्लास्टिक लगा होता है, इसके अंदर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। अब इसको नाम देते हैं ग्रीन हाउस के, ये जो हमने इसका घर बनाया होता है जिसके अंदर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, ग्रीनरी वगैरह इसके अंदर लगाए जाते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, कहते हैं सन से ना हमारे पास हर तरह की रेडिएशन आती हैं, हाई एनर्जी वाली भी कम एनर्जी वाली भी। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना वो डिफरेंट रेंज की होती है। ठीक है, मैंने कहा था उसमें हाई वेवलेंथ वाली, वेवलेंथ क्या होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना इसको क्रस्ट बोलते हैं। दो क्रस्ट के दरमियान का फासला जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा तो मतलब उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास इनके दरमियान वेवलेंथ के दरमियान वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी कम है, तो हमारे पास जो सन से रेडिएशन आती हैं वो हर रेंज एनर्जी की होती है, मतलब वो ज्यादा वेवलेंथ वाली भी होती हैं, ज्यादा वेवलेंथ जैसे इंफ्रारेड है, और कम वेवलेंथ वाली भी होती है जैसे वायलेट है।
ज़्यादा वेवलेंथ होगी मतलब एनर्जी उनकी कम होती है, कम वेवलेंथ होगी मतलब एनर्जी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सन से ना हर तरह के रेडिएशन आते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाली भी मतलब कम एनर्जी वाली भी, और शॉर्ट वेवलेंथ वाली भी, लो एनर्जी वाली। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमने ग्लास का ये घर लिया होता है या प्लास्टिक का, जो सन से हाई एनर्जी वाली जिनकी वेवलेंथ कम होती है ना, हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ रेडिएशन है ना, उसके अंदर से गुजर जाती है। ये अब इस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, उस रेडिएशन अमिट भी होती है, खारिज भी होती है। लेकिन जो इससे रेडिएशन अमिट होती है ना वो हाई कम एनर्जी वाली होती है, मतलब उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इनकी एनर्जी कम होती है। तो कम एनर्जी वाली तो इस ग्लास प्लेट में से या जो शीशे का घर होता है इसमें से तो नहीं गुजर सकती, वो वापस आ जाती है ना, वो इसके अंदर ही हीट एनर्जी रह जाती है। इसको नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, के अंदर ही वो गर्म से गर्म हो जाती है, हीट एनर्जी अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। अब अगर इसको अर्थ के लेवल पे जाके देखा जाए, जमीन के लेवल पे जाके देखा जाए, कहते हैं जो सूरज होता है ना, उससे हर तरह के रेडिएशन आते हैं, उससे हाई एनर्जी वाली भी आती है, उससे कम एनर्जी वाली भी आती है। जो कम एनर्जी वाली होती है ना रेडिएशन बच्चे, वो रिफ्लेक्ट होकर ना वो वापस चली जाती है, वापस खला में चली जाती है। लेकिन जो हाई एनर्जी वाली होती है वो अंदर जज़ब हो जाती है, वो जमीन तक चली जाती है, तो वो अंदर ही जमीन के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो अंदर ही जज़ब होकर रह जाती है ना, इसके अंदर चली जाती है, जो ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये अंदर जज़ब ना होती है, बाहर सारी की सारी रहती, तो हमारे पास इसको तो जमीन तो गर्म ही ना होती, इसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही ना, तो यहाँ पे जिंदगी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, जिसके जरिए जमीन का माहौल सूरज की हरारत के एक हिस्से को अपने अंदर रोक लेता है, मतलब कुछ तो वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट, लेकिन कुछ हिस्सा जो है हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है वो जमीन के अंदर ही जज़ब हो जाता है, जमीन के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और यहाँ पे जिंदगी हमारे पास मुमकिन हो सकती है। कहते हैं अगर जमीन तक वो हमारे पास जो हरारत है वो जज़ब ना होती जमीन के अंदर, तो यहाँ पे जिंदगी मुश्किल थी, यहाँ पे इतनी ठंड हो जानी थी कि जिंदगी मुश्किल हो। अब ये तो जमीन के लेवल पे इसको बताया हुआ है। पहले वो कह रहा है ग्रीन हाउस में टेम्परेचर का बरकरार रहना, अब पहले वो बता रहा है ग्रीन हाउस के बारे में, मतलब ये जो छोटा सा शीशे का घर मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में वो इसको बता रहा है। पहले तो मैंने आपको समझा दिया, अब वो इसको यहाँ पे बता रहा है। कहता है ग्रीन हाउस के अंदर हमारे पास टेम्परेचर किस तरह से बरकरार रहता है, उसको आपने बताना है। तो वही मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सूरज से ना हर तरह की रेडिएशन आती हैं, कम एनर्जी वाली भी, हाई एनर्जी मतलब छोटी वेवलेंथ वाली भी, ज़्यादा वेवलेंथ वाली। जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी मतलब उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो इस गिलास में से गुजर जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। जो सूरज से आने वाली शुआएं होती है ना, उसमें कम वेवलेंथ वाली भी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऐसी होती है जिनकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा एनर्जी वाली होती है। इंफ्रारेड ऐसी होती है जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम होती है। कहते हैं सूरज से दोनों तरह की रेडिएशन होती है, इसमें छोटी कम वेवलेंथ वाली भी होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी, और ज्यादा वेवलेंथ वाली भी होती है, मतलब जिनकी एनर्जी कम होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो छोटी वेवलेंथ वाली जो ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है वो गुजर जाएंगी, और दूसरी हमारे पास रेडिएशन इसमें से नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास हाई एनर्जी वाली रेडिएशन इसके अंदर से गुजर जाती हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी इसके अंदर आ जाती है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि जो हमारे पास शीशे या ग्लास का हमारे पास घर होता है उसमें कम वेवलेंथ वाली का मतलब है जिनकी वेवलेंथ कम होती है बच्चे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ कम मैंने तो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन जो है, ये शुआएं जो है इसके अंदर से गुजर जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर से गुजर जाती हैं, लेकिन जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने जमीन पर दिखाया था ना, कुछ रेडिएशन जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि अगर इसमें से हमारे पास कम एनर्जी वाली या ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन आएंगी ना, तो उनके पास एनर्जी इतनी होती नहीं कि वो इसमें से गुजर सके, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो हमारे पास कम वेवलेंथ वाली होंगी या ज्यादा एनर्जी वाली होती है वो इसके अंदर से गुजर जाती है। अब यहाँ पे कहते हैं इसके ग्रीन हाउस के अंदर जो है ना वो हरारत फंस के रह जाती है, वो उसके अंदर ही रह जाती है। ठीक है, अब कहते हैं जो हमारे पास ये जो हरारत आती है, इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें होती हैं, पोते हैं, मिट्टी हैं, चीजें हैं, उन सबको गर्म कर देती है। कहते हैं अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें होती है ग्रीन हाउस के अंदर, चाहे जमीन है चाहे पोते हैं, वो भी हरारत खारिज करते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी कम होती है, तो बाहर नहीं निकल सकती वो। तो यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर जो अशिया है वो भी हरारत खारिज करती हैं, लेकिन वो ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो खारिज करती है। ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इस शीशे में से या इसमें से तो गुजर नहीं सकती, तो इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर वापस रह जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हरारत इसके अंदर ही रह जाती है। तो हम कहते हैं ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, जिसकी वजह से पौधे जो है उसकी नशोनुमा हो सकती है। अब ये तो था, ये पूरा पैसेज था कि ग्रीन हाउस इस छोटे से घर में जो है किस तरह से माहौल को गर्म रखा जाता है। अब अगला है कि अगर हम बात करें कि जमीन में किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, जमीन में किस तरह से जो हरारत है वो अंदर ही जज़ब होकर रह जाती है, वो बाहर नहीं जा सकती।
इसके लिए हमारे पास ना ये एक डायग्राम ये वाली कि हमारे पास ये सूरज है और ये ज़मीन है, ठीक है। अब सूरज से रेडिएशन आई, शुआएं आई, कुछ शुआएं जो है ना इसके अंदर जज़ब होकर रह जाती हैं। अब शुआएं जो इसके अंदर जज़ब हो जाती हैं तो हमारे पास ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब मैंने कहा था हर चीज़ जो है वो शुआएं खारिज भी करती है, ज़मीन से कुछ शुआएं जो है वो खारिज भी होंगी, ये देखिए ये कुछ शुआएं खारिज भी होंगी। लेकिन ज़मीन के ऊपर ना ये हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है जिसका जिसमें मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, मीथेन गैस हो गई। जब ये शुआएं वापस आती हैं तो वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के या तो वापस आ जाती है या इधर उधर बिखर जाती हैं। तो हम कहते हैं वो इन शुआओं को वापस नहीं जाने देता। जो हरारत यहाँ से एक दफ़ा आ जाती है, जब वो वापस आती है तो जो यहाँ से खारिज होती है वो जब जाती है तो वो इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के वापस आ जाती है, तो इसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इसी बात को कह रहा है कि जो ज़मीन का माहौल है वो भी ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। कि जो ज़मीन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या पानी के बुखारात हैं या दूसरी गैसेज होती हैं जो ज़मीन से आने वाली जो हरारत खारिज होती है ना ज़मीन से, उसको वहीं पे रोक लेती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया भी है कि ज़मीन से अगर हरारत खारिज होती है ना तो वो इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के या तो वापस आ जाती है या फिर स्कैटर हो जाती है, मतलब इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है। तो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो कहते हैं ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार है। कहते हैं लेकिन कुछ सालों में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो फ़ज़ा है ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो ये जो हरारत है ना जो ज़मीन से खारिज हो रही है उसको बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती, वो सारी की सारी वापस आई जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा हर साल ये बात की जाती है कि जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, पहले की निस्बत जो गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो हम कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। पूरी दुनिया जो है वो दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। ये किसका कह लें ड्रॉबैक भी है, साइड इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा बेतरतीब हो रहे हैं, उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, समुद्री लेवल जो है वो बर्फ़ पिघलेगी तो पीछे समुद्र का लेवल भी तो बढ़ जाएगा और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी की फॉर्म में आना शुरू करते हैं। तो ये इसका एक पहले नुकसान भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो ये उसके केस में आ जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज का भी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को उसने बताया हुआ है क्या है, फिर पहले उसको ग्रीन हाउस के बारे में बताया हुआ, फिर उसको ज़मीन के साथ रिलेट करवाया, ठीक है। ये देखिए आपके एक्सरसाइज के 11.3 है कि ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या किरदार अदा करता है और किस तरह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके नताइज क्या आ रहे हैं हमारी ज़िंदगी, ठीक है। अगर ज़मीन पे बात की जाए तो पूरा टॉपिक आ जाएगा। पहले ग्रीन हाउस का इफेक्ट को बताएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले ग्रीन हाउस के लिए, फिर उसको ज़मीन के लिए, फिर उसके नताइज बताएंगे कि टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये टॉपिक एज अ लॉन्ग पूरा ही याद करना है, ठीक है। यहाँ मैंने एक छोटी सी डायग्राम बताई हुई है कि ग्रीन हाउस में हरारत की मुंतकिली किस तरह से होती है। कि ये ग्रीन हाउस है जो मैंने ऑलरेडी बच्चे आपको ये ग्रीन हाउस वाला दिखा दिया था ना, ये वाला इसी को वो शो करवा रहा है, ठीक है। कि ये शीशे के या प्लास्टिक का घर बनाया है जिसके अंदर पौधे लगे हुए हैं, ज़मीन से हरारत जो आती है वो इसके अंदर चली जाती है। अब इस हरारत की वजह से या तो ये प्लास्टिक या शीशा जो है वो गर्म होगा तो वेंटिलेशन वाला होगा, मतलब कुछ हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, लेकिन कुछ हमारे पास ज़ाया होगी, मतलब ये वाला कंडक्शन के जरिए ज़ाया हो सकती है, रेडिएशन के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए। किस तरह से, मतलब इसकी बाउंड्री अगर ये ग्लास का या शीशे का बना हुआ है वो गर्म हो सकता है कंडक्शन के जरिए, मतलब उसके एटम्स जो है वो वाइब्रेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगी तो वो गर्म हो जाएगा। या फिर इसमें क्या होगा, इसके अंदर की हवा गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी उसकी कम होती जाएगी ऊपर जाकर ठंडी होकर वो नीचे आ जाएगी, तो वो कन्वेक्शन के फॉर्म में अंदर ही वो एनर्जी इस्तेमाल होगी, अंदर ही वो गेन करेगी, मतलब एनर्जी मिलेगी हवा को, वो गर्म होगी ऊपर की तरफ उठेगी, फिर जैसे ठंडी होगी वो नीचे आ जाएगी, तो वो अंदर ही हमारे पास जैसे होकर रह जाएगी। रेडिएशन में क्या होगा, कम एनर्जी वाली रेडिएशन होंगी, मतलब हाई ज़्यादा वेवलेंथ वाली, तो वो बाहर जा ही नहीं सकती, वो वापस आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो अंदर ही इन तीनों तरीकों की वजह से जो एनर्जी है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। कहते हैं यहाँ पे ना हम लोगों ने एक मसनूई तरीका लगाया होता है, मशीनी तरीका लगाया होता है, जिसकी वजह से हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ से मुसलसल ये हरारत जज़ब करता रहेगा, बाहर जा ही नहीं सकेगी, इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी, तो बच्चे इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा, तो मुसलसल गर्म होता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक तरीका लगाया होता है जिसकी वजह से हम एक हद से ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहे होते, ठीक है। ये वैसे सिर्फ उसको बता रहे हैं। तो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा करना है। इससे मज़ीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।